नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन की आत्मिक कविताएं आत्म परिचय और निशा निमंत्रण। आप देख रहे हैं अपना चैनल सीबीएसई हिंदी विद क्लास। हमारे साथ बने रहिए। आज हम पढ़ रहे हैं आरो भाग 2 कक्षा 12 के लिए हिंदी की आधार पाठ्य पुस्तक है आरो भाग 2, जिसके काव्यखंड का प्रथम पाठ है हरिवंश राय बच्चन की दो कविताएं आत्म परिचय और एक गीत। देखते हैं सबसे पहले लेखक का परिचय। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 ईस्वी को प्रयागराज में हुआ था। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एमए व पीएचडी करने के पश्चात सन 1942 से लेकर सन 1952 ईस्वी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। कुछ समय तक आप आकाशवाणी के सांस्कृतिक व साहित्यिक कार्यक्रमों से भी जुड़े रहे। तत्पश्चात विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में पद ग्रहण करने का अवसर आपको मिला। दो विश्व युद्धों के बीच मध्य वर्ग के विकल मन को बच्चन ने वाणी देने का महत्वपूर्ण कार्य किया। जीवन के कठोर सत्य को कविता में आरोपित करने की इनकी कला हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के लिए नया प्रयोग बनकर सामने आई। इन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता को त्याग कर सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त अर्थात संवेदना से भरी शैली में अपनी बात कही। अपने व्यक्तिगत जीवन में घटित घटनाओं को सहज व ईमानदारी से व्यक्त करने की कला कविता बनकर प्रकट हुई। ऐसी ही कविताएं हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षणता और लोकप्रियता का मूल आधार बनी। आपका निधन सन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ। देखते हैं आपकी रचनाएं। आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, और प्रवास की डायरी। कविता संग्रह है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, आत्म परिचय, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिणी, हलाहल, बंगाल का काल, खादी के फूल, मिलन, यामिनी, बुद्ध और नाच घर, त्रिभंगिमा, 4 खेमे, 64 खूंटे, 2 चट्टाने। विविध देखते हैं अन्य हैं खयाम की मधुशाला, नए पुराने झरों के, पंथ के 100 पत्र और प्रवास की डायरी। देखते हैं पुरस्कार व सम्मान। बच्चन की कृति 2 चट्टानों को 1968 ईस्वी में हिंदी कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिरला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया। बच्चन को भारत सरकार द्वारा 1976 ईस्वी में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देखते हैं साहित्यिक विशेषताएं। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। उन्होंने कहानी, कविता, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी, जो हिंदी साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय आत्मकथाओं में से एक है। हरिवंश राय बच्चन ने साहित्य को कवि प्रचार का माध्यम नहीं बनाया। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जन साधारण की विषय वस्तु को महत्व दिया। इस कारण लोगों ने उन्हें जन कवि माना। देखते हैं पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया गया है। देखते हैं आत्म परिचय। स्वयं को जानना दुनिया को जानने से कहीं अधिक कठिन है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरह से समाज से जुड़ा रहता है। इस समाज से अलग रहना संभव नहीं। हालांकि ये समाज ही कवि को व्यंग बाण के रूप में कष्ट देता है, परंतु उसका स्वयं का महत्व इस समाज में रहकर ही है। समाज से उसका नाता खट्टा और मीठा है। इतना सब होने के बाद भी वह समाज से अलग नहीं रहना चाहता। वह सदा उससे जुड़ा रहना चाहता है। है गीत निशाने
मंत्रणा के माध्यम से कवि ने समय के बीतने के साथ ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प मन में रखने वालों को रखने को कहा है। कवि के अनुसार संसार के प्रत्येक प्राणी, चाहे मनुष्य हो, बच्चे हों या पशु पक्षी आदि, दिन के ढल जाने से पहले सभी अपने लक्ष्य के पास पहुंचने के लिए व्याकुल हैं। सभी अपने दिन का अंत अपने लक्ष्य की प्राप्ति के साथ करना चाहते हैं। इस हेतु निशा का समय अंधेरी रात या अंधेरे भविष्य का प्रतीक बन गई है। निशा के समय अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्राणी और अधिक प्रयत्न करने लगते हैं। देखते हैं प्रथम कविता, आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरो भाग 2 के पाठ आत्म परिचय नामक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि समाज के सामने अपना परिचय देता है। उसके अनुसार स्वयं को जानना समाज को जानने से अधिक कठिन है। देखते हैं व्याख्या। कवि स्वयं के जीवन को महत्वहीन मानते हुए इस संसार में अपने जीवन को भाव स्वरूप व्यतीत कर रहा है, फिर भी जीवन में दूसरों के लिए प्रेम का भाव रखता है। उसका मानना है कि उसका जीवन दूसरों से प्रेम करने के लिए ही है। जिस प्रकार वीणा के तारों को स्पर्श करने से उससे मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार कवि की सांसें भी लोगों से आत्मीयता के कारण झंकृत होने लगती है। कवि कहता है कि वह स्नेह रूपी मदरा का पान करता है, अर्थात वह लोगों के प्रति प्रेम रूपी मदरा को पीकर आनंदित होता है। फिर भी वह संसार के लोगों का ध्यान नहीं रखता, जिस कारण संसार भी उसे कोई महत्व नहीं देता, क्योंकि संसार तो उन्हें ही महत्व देता है जो सभी लोगों को महत्व देते हैं। कवि कहता है कि वह तो अपने मन के अनुसार ही स्वयं के लिए गीत गाता रहता है। आगे देखते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को ना, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। देखते हैं व्याख्या। कभी अपना आत्म परिचय कराते हुए कहता है कि वह अपने हृदय के विचारों को साथ लेकर घूमता रहता है। उसके पास अपने स्वयं के हृदय में भेंट स्वरूप प्रदान करने के लिए कुछ विचार हैं, किंतु उसकी दृष्टि में यह संसार अपूर्ण है, जो उसे अच्छा नहीं लगता। कवि के पास तो केवल स्वप्न रूपी संसार ही है, जिसे वह अपने साथ लेकर घूमता है, क्योंकि वह कवि का संसार है, जो कि कवि के अनुसार पूर्ण है। कवि का हृदय जला हुआ है, जिसमें निरंतर आग लगी रहती है, परंतु वे फिर भी सुख और दुख की चिंता किए बगैर संसार में ही लीन रहता है। उसके अनुसार संसार एक समुद्र के समान है, जिसे पार करने के लिए पूरा संसार एक नाव बनाता है, परंतु वह स्वयं तो संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता रहता है। उसे किसी नाव की आवश्यकता नहीं। आगे है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। देखते हैं व्याख्या। कभी अपने युवावस्था में उत्पन्न अत्यधिक प्रेम की पराकाष्ठा के दुख को हृदय में लेकर घूमता है। इस दुख के कारण उसका मन उदास व भाव से है। उसकी यह उदासी और शिथिलता उसे बाहर से तो हंसाती है, किंतु उसका अंतर्मन सदैव रोता रहता है। कभी इस बात की पुष्टि करता है कि वह अपने मन में किसी की स्मृति संजोए रहता है और उसकी स्मृति उसके साथ सदैव रहती है। वह प्रश्न करता है कि यदि वह प्रयत्न करे तो क्या सब भूला जा सकता है? क्या इस सत्य को किसी ने
जानने की कोशिश की। कवि को अनुभव होता है कि वह स्वयं स्वयं ही नासमझ है, जिसका उसे पश्चाताप है। कभी आगे प्रश्न करता है, क्या यह संसार मूर्ख नहीं जो इतना सब कुछ होने पर भी सीखने को तैयार नहीं? किंतु कभी ऐसी मूर्खता नहीं करना चाहता। वह तो सीखे हुए ज्ञान को स्वयं भुलाने का प्रयत्न मात्र कर रहा है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग में उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हाँ, जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर हो, जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। देखते हैं व्याख्या। कवि स्वयं और संसार के संबंध को बताते हुए कहता है कि संसार उससे पृथक है, वह स्वयं कुछ और है और संसार उससे एकदम भिन्न है, इसलिए उन दोनों में कोई संबंध नहीं। कवि के तौर पर वह अपनी कल्पना में स्वयं का संसार बनाता है और मिटाता है, किंतु वह उस पृथ्वी को प्रत्येक दिन अपने प्रत्येक कदम से ठुकराता है, क्योंकि वास्तविक संसार तो केवल पृथ्वी पर धन संपत्ति एकत्रित करता रहता है। कवि स्वयं के बारे में बताता है कि वह स्वयं रोने का राग अलापता रहता है और किसी के बारे में कुछ सोचता नहीं। उसकी वाणी में अग्नि है। कवि की जो क्रांतिकारी वचन है वो कहे गए हैं, वाणी में अग्नि है। उसके पास तो मात्र खंडहर का एक ऐसा भाग या टूटा हृदय है जिस पर राजाओं के महलों को भी न्यौछावर किया जा सकता है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का एक वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। व्याख्या। कवि कहता है कि वह तो संसार के दुख में दीवाना है। वह जब इसके दुख से दुखी होकर रोता है तो संसार उसे गाना समझता है। वे जब लोगों के दुख को देखकर फूट पड़ता है तो संसार उसे छंद बनाना कहते हैं। अर्थात जो लोग हैं, जब कभी कोई कभी दुखी होकर अपने उद्गार अपनी बातें रखता है तो लोगों को लगता है कि वह कोई गीत गा रहा है। वह उसके भाव को उस तरह नहीं समझते जिस भाव में उस कवि ने उसको उस गीत को कहा है या अपने दुख को प्रकट किया है। ऐसे में उसे जान नहीं पड़ता कि संसार उसे कवि कहकर क्यों अपनाना चाहता है, जबकि वह तो बस इस संसार का दीवाना है। उसकी यह दीवानगी नशे के समान उसे मदहोश किए रहती है। उसके पास केवल यह नशा ही शेष है जिसे लिए वह घूमता रहता है। उसकी इस दीवानगी में लिखी गई कविता को सुनकर संसार झूमता रहता है और उसे अच्छा कवि मानकर उसके सामने झुकता है, उसी के विषय में चर्चाएं करता है। परंतु कवि के पास तो केवल यही मस्त रहने का एक संदेश है जिसे वह लेकर घूमता रहता है। देखते हैं क्या है इस कविता में विशेष। कवि की आत्म अभिव्यक्ति हुई है। कवि ने दुनिया से अपने द्वंद्व को उजागर किया है। खड़ी बोली हिंदी है। इस कविता में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। कवि ने श्रृंगार रस की सुंदर अभिव्यक्ति की है। सीधी सादी जीवंत भाषा वाक्य शैली है। श्लेष, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश व उपमा अलंकार का विशेष प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं अगली कविता। गीत है निशान निमंत्रण। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ मेरा, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के, बहता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ निशान निमंत्रण नामक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहता है कि संसार के प्रत्येक प्राणी, जीव जंतु अपने लक्ष्य तक पहुंचने की लालसा में हैं। वे रात्रि होने से पहले अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, इसके लिए वे अतिरिक्त परिश्रम कर रहे हैं। देखते हैं व्याख्या। समय गतिशील व परिवर्तनशील है।
दिन निकलता है तो धीरे धीरे ढलता भी है। ढलने के समय संसार के प्रत्येक प्राणी, मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु आदि कोई भी हो, अपने लक्ष्य अर्थात अपनी मंजिल तक, अपने घर तक पहुंचना चाहते हैं। उसे डर है कि कहीं अपनी मंजिल को पाने के लिए उन्हें किसी विघ्न बाधाओं से सामना न करना पड़े। उसका लक्ष्य उसके पास ही है, इसलिए वे अपनी थकान को छोड़कर जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। कभी चिड़ियों का उदाहरण देते हुए कहता है कि चिड़िया के बच्चे अपने घोंसले से झांककर अपनी मां को पाने की आशा करते होंगे। यह ध्यान चिड़िया के परों को और चंचलता प्रदान करता है। वह और तेज गति से अपने घोंसले की ओर। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और रात्रि का आगमन होने को है, इसलिए तो सभी अपने अपने नीड़ों, घोंसलों अर्थात घरों में पहुंचना चाहते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भा- भरता भरता उर में विवलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि सभी समय के साथ साथ चलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। वह स्वयं को संसार के प्राणियों से जोड़ते हुए कहता है कि संसार में प्रत्येक प्राणी किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जीवित जीवन जीते हैं। लेकिन कवि के सामने ये प्रश्न है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनसे कौन मिलने को व्याकुल है। वह किसकी भलाई का कार्य करे, अर्थात वह किसके लिए उपयोगी है। उसे अपनी उपयोगिता प्रतीत नहीं होती, इस कारण उसका हृदय व्याकुल हो उठा है। वह संसार में अपने होने की उपयोगिता जानना चाहता है। रात होने को है और दिन है कि जल्दी जल्दी ढल रहा है। इससे कवि की व्याकुलता बढ़ रही है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखते हैं क्या है इसमें विशेष। सहज सरल खड़ी बोली है। वह गे शैली का की कविता है, अर्थात इसको गीत के समान गाया जा सकता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का देखा गया है। तत्सम है, स्वयं के घर के महत्व को दर्शाया गया है, को बिंब के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो यह था आज का पाठ। आत्म परिचय और निशान निमंत्रण नामक दो गीत कविताएं हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध कविताएं हैं। आप देख रहे थे सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। ऐसे ही आगे हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। यह था हमारा वीडियो संख्या 51। फिर मिलते हैं। नमस्कार।